हेलो साथियों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने चैनल वैकेंसी लवर में। दोस्तों, ये आपका प्रैक्टिस सेट नंबर 4 है, यानी कि आपके हेड रेडियो ऑपरेटर का जो अभी आपकी हमारी साइंस की सीरीज चल रही है, उसका ये प्रैक्टिस सेट नंबर 4 है। दोस्तों, इसमें मैं आपके टोटल 20 क्वेश्चन डिस्कस करूँगा एंड इसके तुरंत बाद आपको एक जीके का सेट मिलेगा जिसमें कि आपके 20 क्वेश्चन होंगे। ठीक है दोस्तों, उसको भी आप अटेम्प्ट करिएगा, क्योंकि दोस्तों आपका ये जीके जीएस वाला एक ऐसा पोर्शन है जिसमें कि आपको 50% स्कोर करना है। ठीक है दोस्तों, अब 50% स्कोर करना अनिवार्य है। इसके अलावा अगर आप मान लो मैथ में कितना भी स्कोर कर लें, रीजनिंग में कितना भी स्कोर कर लें और हिंदी में कितना भी स्कोर कर लें, अगर आपने जीके में जीके और फिजिक्स जो आपका साइंस वाला पोर्शन है जिसमें कि आपके 50 क्वेश्चन आने वाले हैं, उसमें अगर आपने 50% स्कोर नहीं कर पाया तो दोस्तों आप फेल ही हो जाएंगे। और ये सभी पर लागू होता है, चाहे मैथ पे हो, रीजनिंग पे हो, चाहे हिंदी पे हो। मतलब हर सेक्शन में आपको 50% क्वालिफाइंग क्राइटेरिया तो पास करना ही है। ठीक है दोस्तों, इसी वजह से मैंने आपका जो साइंस के 20 क्वेश्चन डेली लाता था, और आज से मैं क्या करूँगा कि आपके साइंस के तो 20 क्वेश्चन अभी मैं इसमें डिस्कस करूँगा एंड इसके तुरंत बाद आपको एक जीके की वीडियो मिलेगी जिसमें कि आपके 20 क्वेश्चन मैं डिस्कस करूँगा। और दोस्तों वो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे, मतलब आपकी परीक्षा में आ सकते हैं इस वजह से। और चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 4 और देखते हैं आपकी तैयारी किस लेवल की अभी चल रही है। दोस्तों, सबसे पहले तो आपको सिलेबस दिखा दें जिसमें कि आपके 9 चैप्टर हैं, यानी कि अगर आप हेड रेडियो ऑपरेटर की तैयारी कर रहे हैं तो दोस्तों उनमें से आपको ये सब सारे चैप्टर पढ़ने हैं। इकाइयाँ मापन एवं आयाम, सदिश एवं अदिश राशियाँ, बल व गति के नियम और कार्य ऊर्जा और शक्ति, और घूर्णन गति, ग्रहों एवं उपग्रहों की गति। और दोस्तों कहीं ना कहीं इन्हीं से आपके हर प्रैक्टिस सेट में क्वेश्चन ही भी रहते हैं। ठीक है दोस्तों, कहीं अलग से क्वेश्चन आपको नहीं मिलते हैं हमारे सेट में, क्योंकि दोस्तों हम बिल्कुल एक्यूरेट जो कि आपका सिलेबस दिया है भर्ती बोर्ड ने, उसी के अकॉर्डिंग ही हमने जो आपका प्रैक्टिस सेट वो डिज़ाइन किया है। मतलब आपको कुछ भी नहीं पढ़ा रहे हैं, मतलब जो आपका एक्यूरेट है वही पढ़ा रहे हैं। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं आपके जीके की। तो जीके में भी दोस्तों ये जो टॉपिक दे रखे हैं ना भर्ती बोर्ड ने, यहीं से आपको क्वेश्चन मिलेंगे, जो कि मैं अभी 20 क्वेश्चन लेने वाला हूँ इसके तुरंत बाद। अब चलिए स्टार्ट करते हैं। आपके फर्स्ट क्वेश्चन, किसी वस्तु द्वारा उसकी स्थिति या विन्यास द्वारा प्राप्त ऊर्जा को क्या कहा जाता है। दोस्तों आपको आपको पता होगा कि आपकी ऊर्जा जो होती है वो दो प्रकार की होती है। पहली तो आपकी गतिज ऊर्जा, ठीक है, जो कि किसी भी वस्तु की गति के कारण ऊर्जा होती है। एंड आपकी दूसरी हो गई आपकी स्थितिज ऊर्जा, जिसको आपकी पोटेंशियल एनर्जी भी बोलते हैं। पोटेंशियल एनर्जी, स्थितिज ऊर्जा। तो दोस्तों अगर कोई भी वस्तु है उसकी स्थिति के कारण जो भी ऊर्जा होगी उसको आप स्थितिज ऊर्जा बोलेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आपके ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, स्थितिज ऊर्जा। अब बात करते हैं आपकी गतिज ऊर्जा की। तो दोस्तों मान लीजिए कोई भी ये आपका द्रव एम पिंड, जो ये कोई वस्तु है, इसका द्रव्यमान एम है और ये बी वेग से गतिमान है। तो दोस्तों इसकी जो गतिज ऊर्जा होगी वो आपकी हाफ एम बी स्क्वायर हो जाएगी, यानी कि हाफ इंटू जो भी द्रव्यमान होगा उसका एम एंड वेग होगा उसका अगर स्क्वायर कर दें तो दोस्तों ये आपकी गतिज ऊर्जा निकल के आ जाती है। ठीक है दोस्तों, अब क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं। निम्न में से किसकी इकाई ऊर्जा की इकाई के समान है। दोस्तों आपको इसमें बताना है कि 43 नंबर क्वेश्चन पर अगर हम एसआई प्रणाली की बात करें तो दोस्तों आपकी जो जूल होती है ना, जूल जो ये होती है आपकी ऊर्जा की इकाई। ठीक है दोस्तों, समझते जाना अच्छे से। आपकी जूल होती है ऊर्जा की इकाई, और ऊर्जा तथा कार्य दोनों की एसआई मात्रक जो है ना वो जूल ही होती है। मतलब आपकी अगर हम कार्य को नापेंगे तो अभी जूल में ही नापेंगे, और अगर हम ऊर्जा को नापेंगे तो अभी जूल में ही नापेंगे। तो इसमें आप देख लीजिए, इसमें आपका हो जाएगा कार्य। ठीक है दोस्तों, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। अब बात करते हैं 44 नंबर क्वेश्चन की। लट्टू को घुमाना किसका एक उदाहरण है। मतलब आपका जो लट्टू होता है वो किस किसका एग्जाम्पल है दोस्तों, क्योंकि इस तरह का आपका लट्टू होता है कुछ। ठीक है दोस्तों, और इसमें जो आपकी रस्सी रहती है वो इस तरह से घूम घूम कर इसको घुमाती है। तो दोस्तों इसमें आपका केंद्राभिमुख बल हो जाएगा, इस पर जो बल लगता है वो आपका केंद्राभिमुख बल लगता है।
अब दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि ये केंद्राभिमुख बल होता क्या है। तो दोस्तों अगर आपने इंग्लिश में पढ़ा हो सेंट्रीपेटल फोर्स, ठीक है दोस्तों, सेंट्रीपेटल फोर्स जो होता है जिसको आप अभिकेंद्री बल बोलते हैं, अभिकेंद्री बल या फिर सेंट्रीपेटल फोर्स, वही होता है। इसको इसको केंद्राभिमुख बल भी बोल देते हैं क्योंकि ये केंद्र की ओर लगता है। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं 45 नंबर क्वेश्चन पर, जिसमें एक आपका दिया गया है कि दो कथन दिए गए हैं। एक तो कथन ए है और उसके बाद कारण दिया गया है, यानी कि विद्युत धारा एक अदिश राशि होती है, ये आपको बतानी है। एंड कारण दिया गया ए सदिश योग के नियमों का पालन नहीं करती। मतलब आपको इसमें पढ़ना है कथनों को और सही सही कूट का जवाब आपको देना है। ठीक है दोस्तों, यानी कि आपकी जो करंट होती है वो आपकी अदिश राशि होती है, यानी कि आपका कथन तो सही है बिल्कुल, और यह सदिश योग के नियमों का पालन नहीं करती है। तो दोस्तों इसमें आपको बताना है, मतलब दोनों ए तथा आर सही हैं एवं आर ए का सही स्पष्टीकरण है। ठीक है दोस्तों, यानी कि ये आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों ये सदिश नियमों का पालन नहीं करती है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्योंकि दोस्तों इसमें आपको डाउट होगा कि सर ये हमारी करंट तो माइनस भी होती है प्लस भी होती है। तो दोस्तों ये आपकी बीजगणितीय नियम का पालन करती है, ना कि सदिश नियम का। कभी आपने इस तरह का लिखा देखा है? नहीं देखा होगा ना, आई वेक्टर या फिर स्मॉल आई वेक्टर नहीं देखा होगा आपने। इस तरह के तो देखे होंगे, मतलब जो आपका किरचॉफ का नियम होता है उसमें आपकी बीजगणितीय नियम का पालन करती है। जो आपकी करंट होती है माइनस भी हो जाती है, कभी प्लस भी हो जाती है। तो दोस्तों ये आपके सदिश नियम का पालन नहीं करती है, इस वजह से इसका ऑप्शन नंबर ए सही रहेगा। ठीक है दोस्तों, चलते हैं 45 नंबर क्वेश्चन पर। 46, किसी उपग्रह का वृत्तीय कक्षा में रैखिक वेग है। दोस्तों इसमें आपका कोई भी मान लो सैटेलाइट है, ये आपका घूम रहा है और कक्षा में जो आपका उसका रैखिक वेग होता है वो किसके समानुपाती होता है, तो ये आपको बताना है। मतलब क्योंकि आपको पता होगा कि जो सैटेलाइट होता है वो उसका द्रव्यमान पर जो उसका वेग होता है वो द्रव्यमान पर डिपेंड नहीं करता है। क्योंकि दोस्तों आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा बी ऑर्बिटल, यानी कि जो आपका किसी भी उपग्रह का कक्षीय वेग जो होता है वो दोस्तों √G_m_e/r_e के बराबर होता है। दोस्तों यहाँ पर जी क्या है? जी आपका सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक है, एंड आपका m_e है आपका पृथ्वी की त्रिज्या, और पृथ्वी का द्रव्यमान है m_e, एंड आपकी r_e है पृथ्वी की त्रिज्या। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि जो उपग्रह का वेग है वो जो आपका उपग्रह का वेग है वो दोस्तों यहाँ पर नहीं लिया गया है। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, 47 नंबर क्वेश्चन पर। एक उपग्रह r त्रिज्या के वृत्तीय कक्षा में गतिमान है, इसका कक्षीय आवर्तकाल अनुक्रमानुपाती होगा। दोस्तों इसमें आपका ये मैंने आपको कल भी क्वेश्चन पढ़ाया था, जिसमें कि आपका t² = KRE मैंने कल आपको बताया था। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, 48 नंबर क्वेश्चन पर। किसी वस्तु के संवेग में 0.02 सेकेंड में 10 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड परिवर्तन होता है, उस वस्तु पर कार्य कर रहा बल है, यानी कि आपको F बताना है। आप सबसे पहले देख लेते हैं इसमें क्या क्या दिया गया है। यानी कि सबसे पहले तो आपका टाइम दिया गया है 0.02 सेकेंड। ठीक है दोस्तों, एंड आपका संवेग दिया गया है P = 10 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। ठीक है दोस्तों, ये आपके दो चीज़ें यहाँ पर दी गई हैं। तो आपको एक बल बराबर पता होगा न्यूटन का जो आपका सेकंड लॉ है, इसके हिसाब से F बराबर जो भी संवेग में परिवर्तन होता है, और संवेग परिवर्तन क्या है, कितना है अपना P, एंड आपका जो समय रहता है उसके बराबर बल आ जाता है, यानी कि F = P/T होता है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर 10/0.02 लगाएंगे तो दोस्तों ये आपको 500 न्यूटन देखने को मिलेगा, 500 न्यूटन। तो दोस्तों आपका बल जो आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, 500 न्यूटन। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, 49 नंबर क्वेश्चन पर। निम्न में से क्या एक वस्तु पर लागू असंतुलित बल का प्रभाव नहीं है?
दोस्तों आपको बताना है कि इसमें क्या जो आपका असंतुलित बल होगा उसका प्रभाव नहीं पड़ेगा। दोस्तों इसमें आपका जो ऑप्शन नंबर सी है, वस्तु की गति में परिवर्तन का कारण नहीं बनता है। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सिरके में उपस्थित जैविक अम्ल कौन सा है? दोस्तों इसमें आपका थोड़ा आप ऑप्शन नंबर सी कट गया है। दोस्तों इसमें आपको बता दें, जो आपका CH3 COOH जो होता है आपका एथेनोइक अम्ल, वो आपके जैविक अम्ल का उदाहरण है। ठीक है दोस्तों, जो आपका सिरके में होता है एथेनोइक अम्ल CH3COOH। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, 51 नंबर क्वेश्चन पर। फिफ्टी वन तो नहीं, सॉरी दोस्तों, 52 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न धातुओं में से कौन सी धातु आयरन क्लोराइड से लोहे का विस्थापन करती है? दोस्तों इसमें आपको आंसर देना है 52 नंबर क्वेश्चन का। दोस्तों एक इक्वेशन बनती है, वो आपको बता देते हैं पहले। FeCl2 प्लस अगर हम इसमें Zn मिला दें यानी कि जिंक, तो इसका जो विस्थापन हो जाता है यानी कि ZnCl2 प्लस Fe, यहाँ से आयरन आपका अलग हो जाता है। ठीक है दोस्तों, तो इसमें आपको बताना है कौन सी धातु आयरन क्लोराइड से लोहे का विस्थापन करती है। यहाँ पर आपका Fe यानी कि लोहा अलग हो गया, तो कौन सी धातु ने विस्थापन किया है? यहाँ पर मैंने Zn मिलाया था। ठीक है, तो दोस्तों आपका जो जिंक जो होता है वो आपका विस्थापन कर देता है। तो आपका 52 का नंबर। और दोस्तों आपको जिंक को जस्ता भी बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, ये ध्यान रखना, जो आपकी जिंक होती है जिंक को जस्ता भी बोल देते हैं। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्न में कौन सा कार्बनिक अम्ल है? दोस्तों इसमें आपको कार्बनिक अम्ल बताना है। तो दोस्तों आपका जो सिट्रिक अम्ल होता है, सिट्रिक अम्ल एक कार्बनिक अम्ल होता है आपका, जो आपका सिट्रिक अम्ल, और ये एक प्रकार का मोनोहाइड्रोक्सी ट्राई कार्बोक्सिलिक अम्ल भी होता है। ठीक है दोस्तों, और जो भी अपने खट्टे फल जो होते हैं उनमें ये, जैसे कि आपका नींबू हो गया, संतरा हो गया, इनमें आपका सिट्रिक अम्ल ही पाया जाता है। दोस्तों ये भी ध्यान रखना, ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, 54 नंबर क्वेश्चन पर। पॉलीमर का उपयोग फर्श की टाइल बनाने में किया जाता है, और इसमें आपको ये बताना है कौन से पॉलीमर का यूज टाइल बनाने में किया जाता है। तो दोस्तों आपका जो PVC होता है ना, पॉलीविनाइल क्लोराइड, इसी का यूज किया जाता है फर्श की टाइल बनाने में। ठीक है दोस्तों, जो आपका PVC होता है ये, क्योंकि दोस्तों ये बहुत ही सस्ता पॉलीमर होता है। हालांकि वैसे तो महंगा होता है, लेकिन जो अपने पॉलीमर होते हैं उनमें सबसे सस्ता यही ब्रांड होता है PVC वाला। क्योंकि दोस्तों इनमें इसी से अब बने हुए आपने पाइप देखे होंगे, जो भी अपने डेली लाइफ में पाइप यूज होते हैं वो भी PVC पाइप ही होते हैं, और जो आपकी टाइल होती है वो भी आपकी PVC की ही बनी होती है। अब चलते हैं 55 नंबर क्वेश्चन पर। निम्न में से किसकी कोई इकाई नहीं है? दोस्तों जहाँ भी आपको सापेक्षिक बल दिख जाए ना दोस्तों, आप उस पर टिक कर देना। ये सबसे अच्छी ट्रिक है, मतलब मात्रकहीन जो भी आपकी राशि होगी, अगर वहाँ पर आपको सापेक्षिक दिख जाए आप तुरंत उस पर टिक कर दीजिए। चाहे आपकी सापेक्षिक आर्द्रता हो, सापेक्षिक घनत्व हो, सापेक्षिक चाल हो, आपको कुछ भी हो, मतलब सापेक्षिक में क्या रहता है कि आपकी मात्राएं, मतलब यूनिट जो होती हैं कैंसिल हो जाती हैं एक दूसरे से, इस वजह से आपकी उसमें यूनिट लेस हो जाती है। सापेक्षिक घनत्व जो होगा वो आपका ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा, ये मतलब यूनिट लेस राशि होती है। अब बात करते हैं 56 नंबर क्वेश्चन की। यदि कार्य का मान धनात्मक हो तो जिस निकाय पर कार्य हो रहा है उसकी ऊर्जा का ह्रास होगा, उसका मान शून्य होगा, वह नियत रहेगा, उसकी ऊर्जा में वृद्धि होगी। दोस्तों इसमें बताना है कि क्या होगा। तो दोस्तों जिस निकाय पर किए गए कार्य का मान धनात्मक हो उस मतलब उस निकाय की ऊर्जा में वृद्धि होगी। ठीक है दोस्तों, अगर कोई भी निकाय है, अगर उसकी ऊर्जा में उस पर कोई भी कार्य किया जाए, यानी कि कार्य किया जाए वो भी धनात्मक हो, यानी कि W बराबर F/D। ठीक, इस पर मान लो कि आपने कोई बल लगाया और उसमें विस्थापन भी हो गया, तो दोस्तों उसकी ऊर्जा में हमेशा वृद्धि ही होगी। ठीक है दोस्तों, तो आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा।
अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 50 नंबर 7 पर। तो दोस्तों इसमें दिया गया है, दोस्तों इसमें थोड़ी आपकी मिसप्रिंट है, मतलब क्वेश्चन में इसमें आपका लड़की का द्रव्यमान भी दिया गया है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि ये कोई लड़की है आपकी जो जिसका द्रव्यमान है 40 किलोग्राम और ये आपकी ऊपर चढ़ती है, ठीक है। रस्सी है एक और 20 सेकंड में ऊपर चढ़ जाती है और रस्सी की लंबाई आपको द्रव्यमान वाली कोई लड़की 160 वाट की शक्ति से 20 सेकंड तक रस्सी चढ़ती है तो वह कितनी ऊंचाई तक चढ़ सकेगी, यानी कि आपको हाइट बतानी है कितनी ऊंचाई तक चढ़ सकेगी आपकी 20 सेकंड में। और इसकी पावर दी गई है, पावर कितनी है यहाँ पर 160 वाट, ठीक है दोस्तों। तो ये चीज़ें हमें कुछ गिवन है। अब चलिए इसका निकालते हैं। दोस्तों आपको शक्ति बराबर पड़ी होगी आपने, P इज इक्वल टू जो आपकी स्थिति मतलब जो यहाँ से यहाँ तक चढ़ेगी ना लड़की, तो दोस्तों इसमें क्या होगा कि आप इसकी स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन होगा और जो स्थितिज ऊर्जा में इसका जो परिवर्तन होगा वही इसके कार्य के बराबर होगा। तो दोस्तों अब हम यहाँ से एक फार्मूला क्या जनरेट कर रहे हैं कि आपकी जो शक्ति होगी ना P इज इक्वल टू W अपॉन T, ठीक है दोस्तों। W यहाँ पर क्या है, जो आपकी स्थिति ऊर्जा है। तो दोस्तों यहाँ से P इज इक्वल टू mgh अपॉन T आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ से हम अगर हम क्या हमको हाइट निकालनी है ना, तो h इज इक्वल टू ये वाली h हमको निकालनी है ना, तो अब हम h को इधर लाएंगे। तो दोस्तों आपका जो पावर दिया है ना, यानी कि 160, इसको थोड़ा क्लीन कर लेते हैं। P इज इक्वल टू mgh अपॉन T। तो दोस्तों अगर हम h निकालेंगे, h इज इक्वल टू P आपका 160 आ जाएगा 160 इंटू ये वाले तीनों उधर इधर T का गुणा कर देंगे, यानी कि T यहाँ पर कितना दिएगा 20 सेकंड और mg से भाग दे देंगे, ठीक है दोस्तों। m यहाँ पर आपका 40 किलोग्राम दिया गया है दोस्तों, उसका आप ध्यान रखना, मतलब इस क्वेश्चन में नहीं दिया है, m आपका 40 किलोग्राम दिया गया है, ठीक है दोस्तों। एंड आपको जो आपका g का मान है 10 वो आप लगा दीजिए। तो दोस्तों यहाँ से आप देख सकते हैं कि 0 से 0 कैंसिल कर दीजिए और 4 से ये 4 बार काट दीजिए। तो दोस्तों ये 8 मीटर रस्सी की लंबाई आ जाएगी, ठीक है दोस्तों, 8 मीटर। तो ये तो आपका ऑप्शन था। तो दोस्तों यहाँ पर मेनली आपको समझना क्या है कि जो आपकी जो पावर होगी वो आपकी वर्क अपॉन टी होती है, ठीक है दोस्तों। और यहाँ पर वर्क कितना होगा, जो जितनी उसकी स्थिति ऊर्जा में परिवर्तन होगा वही आपके कार्य के बराबर होगा। दोस्तों इस तरह के क्वेश्चन मैं डेली करा रहा हूँ और उम्मीद करता हूँ कि इस तरह के क्वेश्चन आपके पेपर में आएंगे भी, ठीक है दोस्तों। क्योंकि आपके सिलेबस तो डिफाइन है, 9 चैप्टर ही दिए गए हैं, तो वहीं से आपको क्वेश्चन देखने को भी मिलेंगे। क्योंकि दोस्तों यूपी पुलिस कहीं कभी अपने सिलेबस से बाहर नहीं जाता है, ठीक है दोस्तों। अब चलते हैं 58 नंबर क्वेश्चन पर। एक डायोप्टर किसके बराबर होता है? दोस्तों आप इसका आंसर दीजिए, मतलब आपका जो लेंस की क्षमता का मात्रक जो डायोप्टर होता है वो किसके बराबर होता है, ये आपको बताना है। दोस्तों आपको पता होगा कि P यानी कि पावर जो होती है 1 अपन फोकस दूरी, फोकस दूरी जो होती है यहाँ पर ये मीटर में हो जाती है, ठीक है दोस्तों। अगर हम यहाँ पर P इज इक्वल टू निकालें, P इज इक्वल टू मीटर इन्वर्स हो जाएगी, मीटर पे पावर -1 हो जाएगी। तो दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाता है, ठीक है दोस्तों। अब बात करते हैं 59 नंबर क्वेश्चन की। निम्न में से कौन सा उदाहरण न्यूटन के गति विषयक तृतीय नियम की व्याख्या करता है? दोस्तों आपका जो न्यूटन के नियम क्या है वो मैं थोड़ा आपको रिवाइज करा देता हूँ। सबसे पहले तो आपका पहला नियम क्या कहता है? पहला नियम ये कहता है कि आपकी जो जड़त्व का नियम होता है, यानी कि दिशा का जड़त्व हो चाहे आप विराम का जड़त्व हो, पहला नियम न्यूटन का जड़त्व के बारे में बताता है। दूसरा आपके बल को परिभाषित करता है और तीसरा नियम जो होता है आपका क्रिया प्रतिक्रिया का नियम कहलाता है, ठीक है दोस्तों, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। अब इसमें से तीसरे नियम की बात करी गई है, तृतीय नियम की बात करी गई है। तो दोस्तों इसमें आप क्रिया प्रतिक्रिया का कहीं भी कॉन्सेप्ट यूज हो तो उसको आप उठा लीजिए। तो सबसे पहले इसमें दिया गया है कि रॉकेट लॉन्च करना। चलिए अब हम इसको बाद में देखते हैं, सबसे पहले इसको देख लेते हैं। बस के अचानक चलने पर यात्रियों को पीछे की ओर झटका लगता है। तो दोस्तों ये तो आपका जड़त्व का उदाहरण हो गया, मतलब जड़त्व का उदाहरण है ये।
जब हम पैडल चलाना बंद करते हैं तो साइकिल धीमी हो जाती है। दोस्तों ये भी आपका जड़त्व का उदाहरण है, ठीक है दोस्तों। और तेज़ी से आती हुई क्रिकेट गेंद को पकड़ते समय क्षेत्र रक्षक चलती गेंद के साथ धीरे धीरे अपने हाथ पीछे की ओर ले जाता है। दोस्तों ये भी आपका जड़त्व का ही उदाहरण है, ठीक है दोस्तों। क्योंकि वो अपनी चोट लगने के लिए बचाता है, मतलब क्योंकि दोस्तों जहाँ भी मतलब गेंद ये आ रही है और वहीं पर आप अपने हाथ रखेंगे तो दोस्तों यहाँ पर पूरी जो उसकी गतिज ऊर्जा होगी वो आपकी स्थिति ऊर्जा में परिवर्तन होगा। तो दोस्तों आपको बहुत मतलब तेज़ी से आपके हाथों में लगेगी। अगर हम और वहीं पर अगर हम इसमें थोड़ा इसको पीछे की तरफ खींचेंगे तो अपने हाथों में चोट थोड़ी कम लगती है, ठीक है दोस्तों। तो इस वजह से हम पीछे की तरफ खींचते हैं। तो दोस्तों आपका जो रॉकेट होता है ना, रॉकेट लॉन्च जब होता है तो दोस्तों ये आपके न्यूटन के तृतीय नियम पर ही काम करता है। मतलब इसमें जो गैसें होती हैं, गैस जब जलती हैं तो दोस्तों वो थ्रस्ट लगाती हैं ज़मीन की तरफ, ठीक है दोस्तों। वो थ्रस्ट लगता है आपकी ज़मीन की तरफ, और क्योंकि दोस्तों ज़मीन तो नीचे खिसकेगी नहीं, इसी वजह से रॉकेट ऊपर की तरफ भाग जाता है। तो ये आपका न्यूटन के तृतीय नियम पर काम करता है आपका रॉकेट। और जितने भी आपके वायुयान हो गए, मतलब एरोप्लेन भी आपके, वो भी थ्रस्ट पर ही चलते हैं। जो आपका जेट इंजन होता है वो भी थ्रस्ट, बहुत सारा थ्रस्ट जनरेट करता है, और वो भी आपके तृतीय नियम पर ही वर्क करते हैं। अब ये आपका लास्ट क्वेश्चन है, पानी के साथ अम्ल या क्षार मिश्रण करने की प्रक्रिया क्या होती है जिसके परिणाम स्वरूप आयनों की सांद्रता या सघनता में H2O प्लस अपान OH माइनस प्रति इकाई मात्रा की कमी आती है। तो दोस्तों इसमें आपको बताना है, मतलब आपका जो विलयन होता है ना, पानी के साथ अम्ल या क्षार मिश्रण करने की प्रक्रिया विलयन होती है जिसके परिणाम स्वरूप आयनों की सांद्रता या सघनता में कमी आ जाती है, ठीक है दोस्तों। तो ये आपके रहे टोटल 20 क्वेश्चन। और दोस्तों कितने क्वेश्चन आपके सही हुए कमेंट में बताना। और दोस्तों इसके तुरंत बाद आपको जीके का एक सेट मिलेगा जिसमें कि आपके 20 क्वेश्चन रहेंगे। और दोस्तों वो 20 क्वेश्चन बहुत ही टॉप के क्वेश्चन हैं, और जो कि आपके परीक्षा में आ सकते हैं। और दोस्तों क्योंकि आपको पता है कि आपको 50% तो सभी में क्वालिफाई करना ही है। मैं तो ये मानता हूँ कि आपका मैथ, रीजनिंग और हिंदी बिल्कुल स्ट्रॉन्ग है, ठीक है दोस्तों। क्योंकि दोस्तों ये आपके स्कोरिंग सब्जेक्ट होते हैं, इन्हीं में आप जितने मार्क गेन कर सकते हैं करिए। इन जीके और अपने साइंस में तो पकड़ इसमें भी रखिए, क्योंकि दोस्तों इसमें आपको पता है कि 50% का क्राइटेरिया आपको पास करना ही करना है। अगर किसी भी सब्जेक्ट में आप 50% क्राइटेरिया पास नहीं कर पाते हैं तो आप पहले ही फेल हो जाएंगे, ठीक है दोस्तों। तो चलिए अब कल मिलते हैं, और धन्यवाद दोस्तों। आपकी तैयारी उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छी चल रही होगी। अगर आपको कोई समस्या हो रही है तो दोस्तों प्लीज़ हमारा टेलीग्राम चैनल है वैकेंसी लवर ऑफिशियल के नाम से, वहाँ पर आप ज्वाइन हो जाइए दोस्तों। वहाँ पर मैंने ओपन कर दिया, आपकी चैट सेक्शन को मैंने ओपन कर दिया है। मतलब अब आप वहाँ पर चैट कर सकते हैं, जो भी आपकी समस्या है वो हमको मतलब हम तक शेयर कर सकते हैं। और बाकी अपने जो दोस्त वगैरह उनसे भी आप इंटरेक्ट कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए।